बच्चों, आइए आप सभी का स्वागत करते हैं एलवन दास क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे मशीन का सेकंड पार्ट। लास्ट टाइम हम लोगों ने सारी डेफिनेशंस को एक एक करके पढ़ लिया था एंड देन हम लोग सब कुछ था। डिस्क्रिप्शन में उस फर्स्ट पार्ट का लिंक है, सो प्लीज गो टू दैट लिंक और उसके बारे में जानिए क्या क्या था, क्योंकि ये पढ़ने से पहले आपको वो सारे बेस आने जरूरी है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मशीन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मशीन। प्रिंसिपल ऑफ मशीन का थोड़ा सा आइडिया मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम दे दिया था, अगर आपको याद हो, कि वर्क इनपुट जो हम देते हैं वो वर्क आउटपुट के इक्वल होता है। क्यों? तो वही आपका क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मशीन, यानी वर्क इनपुट इक्वल टू वर्क आउटपुट। ठीक है, वर्क आउटपुट इक्वल टू वर्क इनपुट। वर्क का फॉर्मूला होता था, इनपुट जो हम देते थे वो एफर्ट होता था, एफर्ट, और जो डिस्प्लेसमेंट वो मूव करता था, एंड ऐसी इनपुट आउटपुट जो मिलता था लोड, और इनटू जो आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड होता था। तो ये था ऊपर वाला जो हम कहते हैं वो प्रिंसिपल ऑफ मशीन है। और इसी से अगर हम नीचे ये ड्राइव कर लें तो ये जो कहलाता था, ये कहलाता था आपका प्रिंसिपल ऑफ लिवर या लिवर प्रिंसिपल। तो किस जहां पे ये बेस्ड होता था या किस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड होता वो देख लेते हैं एक बारी को। एक्चुअल में कई टीचर्स इस तरीके से कहते हैं कि एफर्ट अपॉन लोड इक्वल टू डीएल बाय डीई, या इसको उल्टा ले लूं तो लोड अपॉन एफर्ट इक्वल्स टू डीई, तो डीई बाय डीएल हो जाता है। अब ये डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे समझें? देखो, अगर मैं ट्रायंगल, अगर आपको याद हो, ये फलक्रम है, ये एफर्ट लगा रहे हैं या लोड लगा रहे हैं। अगर ये थोड़ा सा नीचे चला जाएगा तो ये कुछ ऊपर आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट और ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। अगर ये बोल दूं ये दोनों वर्टिकल अपोजिट, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? बहुत बढ़िया, बताओ। सिमिलर। ये दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर। अब सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है साइड्स आर इन रेशियो। दैट मींस अगर मैं बात कर लू ए ई और ये एल है, ये तो एल ही रहने दो, ए इसे एफ रहने दो, इसे सब तो है ए बी बी, ठीक है। तो इसमें होगा एक ट्रायंगल बड़ा मान लेते, फर्स्ट सेकंड। तो कैसे बनता है? ए ई, इधर जो ए ई है उधर भी वही वाला, यानी BL इक्वल्स टू इस वाले ट्रायंगल का अगर हमने EF लिया, यानी A के अपोजिट यानी EF, तो इसके इक्वल कौन सा एंगल रहा होगा? ये वाला एंगल इसके इक्वल रहा होगा ऑब्वियसली। तो इसके अपोजिट यहां पे क्या है? FL। तो हमने पहले इसका वैल्यू रखे, फिर उसकी, एंड देन लास्ट में इसकी बचती है DE, नहीं ये वाली साइड AF अपॉन, और इधर बचेगी FB। ठीक है, तो अगर मैं AE लिख दूं, AE क्या है? DE, और BL क्या है मेरा? DL। EF जो हम बोलते हैं, जो बोलते हैं एफर्ट आर्म, क्या बोलते हैं? एफर्ट आर्म, अपॉन FL जो है, जो आपका कहलाता है, वो कहलाता है लोड आर्म। ठीक है, इक्वल्स टू AF इंटू FB। तो अभी इसका हम यूज नहीं लेते, हम इन दोनों को यूज लेते हैं। तो DE अपॉन DL इक्वल्स टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, और यही बेसिस पे हम लोग क्या कर देते हैं, इसको रिप्लेस कर लेते हैं कि लोड अपॉन एफर्ट इक्वल्स टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। होपफुली समझ में आई होगी बात। और फिर इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, लोड इंटू लोड आर्म इक्वल्स टू एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म। ठीक है, ये प्रिंसिपल ऑफ लिवर कहलाता है। ऑब्वियसली लिवर अब सिलेबस से हट गया, बट ये आना चाहिए क्योंकि इसके बेसिस पे ही आप काफी न्यूमेरिकल्स भी कर पाएंगे। इस केसेस के लिवर हटाए, क्लासिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लिवर्स अभी भी सिलेबस में आप देख सकते हैं सिलेबस को। कई टीचर्स बोल देते हैं बेटा DE ही एफर्ट आर्म होता है। नहीं, गलत। DE डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट है, और एफर्ट आर्म जो एफर्ट से लेके फलक्रम की दूरी है उसको बोलते हैं। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, इट वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, देयर इज अ स्मॉल स्लाइडली चेंज जो आपको आना चाहिए। सिमिलैरिटी के बेसिस पे रेशियो में होता है एंड वो ऐसा है। नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में डालो, दोबारा से बताऊंगा, एक छोटी सी वीडियो बना देंगे सिमिलैरिटी के। उसके वैसे सिमिलैरिटी पता होनी चाहिए कि ये दोनों वर्टिकल अपोजिट हो जाएंगे, ये 90 ये 90, तो दोनों सिमिलर हो गए। दो ट्रायंगल है तो ऑब्वियसली थर्ड एंगल भी सिमिलर इक्वल होगा। उसके बेसिस में रेशियो, कोई भी एक एंगल को पकड़ लो, उसकी साइड ऊपर तो दूसरे वाले की नीचे, एंड ये सब रेशियो सेम होगा क्योंकि वो उसका सिमिलर ही ऑलमोस्ट। फिर जो साइड चाहिए नोन उसको ले लो एंड देन उसकी वैल्यू रख दो। होपफुली समझ में आया होगा। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बच्चों, मैकेनिकल एडवांटेज का जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो बताया था लोड अपॉन एफर्ट, ठीक है। और अभी आपने देखा लोड अपॉन एफर्ट जो था वो एक और था एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, ठीक है। तो मैकेनिकल एडवांटेज का एक और फॉर्मूला हो जाता है एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, या आप इसे समझ सकते हो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। एक ही, अब मैं बोल सकता हूं वो एक ही बात है। ओके, ये क्यों हम इस फॉर्मूले पे क्यों गए? मैकेनिकल एडवांटेज, मशीन का मैकेनिकली तौर पे एडवांटेज आता है, बट उसके लिए मुझे लोड देना पड़ेगा और एफर्ट देना पड़ेगा। क्या कभी आप कोई ऐसी मशीन लेंगे जो ऑलरेडी एग्जामिन करी हुई यानी चलाई गई हो? तो हम लोग मतलब किसी बिना मशीन को बिना चलाए हम उसको जज कर सकते हैं कि इसका मैकेनिकल एडवांटेज कैसे होगा, उसके एफर्ट आर्म और उसके लोड आर्म के रेशियो के बेसिस पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए कि किस बेसिस पे हम ये चीजों को जज कर रहे हैं। कि एफर्ट आर्म और लोड आर्म मैं निकाल लूं तो मैं इजीली बता सकता हूं कि वो मशीन कितना मैकेनिकल एडवांटेज देगी विदाउट एक्चुअली कंट्रोलिंग और यूजिंग इट, जो कि हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट हो गया मशीन का एडवांटेज बताना कैसा है। अभी मशीन का एडवांटेज के अभी टॉपिक पे हम आएंगे जस्ट इसके थोड़ी देर बाद ही। ये थोड़ा सा एक टॉपिक था जो मुझे आपको बताना था। लास्ट टाइम मैंने आपको एफिशिएंसी का फॉर्मूला बताया था, तो वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। गुड। सो क्या है इस फॉर्मूले में जरा देखते हैं। एफिशिएंसी वर्क आउटपुट किस पे हो रहा है? लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। इनपुट किस पे हो रहा है? एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। होपफुली समझ में आया? गुड। लोड अपॉन एफर्ट को मैं ऐसे ही रख रहा हूं। जो चीज मैंने आपको पहले बता चुका हूं जो न्यूमरेटर में होती है डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर से रख सकते हो, यानी जो ऊपर था उसको मैंने कुछ ऐसा लिख दिया। होपफुली बात समझ में आई हो कि ऊपर से उठा के उसे डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में ले गए। ये सिंपल फ्रैक्शन है, ठीक है, जो आपको 5th क्लास से पढ़ा दिया जाता, 5th 4th से। तो लोड अपॉन एफर्ट बोला मैकेनिकल एडवांटेज, और ये चीज आप लोगों ने पढ़ी है, दिस इज नन अदर देन योर वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। दिस नन अदर देन योर वेलोसिटी रेशियो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। तो अगर मैं बोलूं तो एम ए अपॉन वी आर एक रिलेशन हो जाता है जो एफिशिएंसी का मोस्टली टाइम पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि भाई ये कैसे आया, क्या है और रिलेशन क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया है सभी को? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बारी को इसे नोट कर लेना। इसके बाद मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि जब हम बात करते हैं किसकी, प्रिंसिपल ऑफ लेबर की, तो हम बोलते हैं वर्क इनपुट अपॉन वर्क आउटपुट। वो क्यों आता है वो भी बता देता हूं, क्योंकि उस केस में जब हम आइडल केस लेते हैं तो अगर आपको याद हो आइडल केस में मैंने आपको बताया था एफिशिएंसी 1 लेते हैं, तो वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट इक्वल टू 1, तो वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट इक्वल हो जाता है, और यही प्रिंसिपल ऑफ मशीन भी था, और वहीं से प्रिंसिपल ऑफ लेबर भी निकलता है। होपफुली ये चीजें समझ में आई होंगी और इजिली गेट इट हो रहा होगा कि क्या चीज है, कैसे वो चीज ऑब्जर्व हो रही है, कैसे वो चीज चल रही है। तो कुछ टेक्निकल टर्म्स है, एफिशिएंसी, मशीन कितनी एफिशिएंट है, कितना ज्यादा अच्छा तरीके पर करती है, तो एम ए अपॉन वी आर के रेशियो से हम बता सकते हैं। हाँ, बट फॉर जनरल केस यानी प्रैक्टिकल केस की अगर मैं बात करूं तो प्रैक्टिकल केस में एफिशिएंसी लेस देन 1 हो जाती है। तो आपको पता होगा लेस देन 1 यानी कोई भी अगर फ्रैक्शन है
वो लेस देन 1 होता है तो उसके पीछे रीजन किसका होता है, डिनोमिनेटर का, कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है। अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं 3/3 तो ये एग्जांपल 1 आएगा अभी, बट अगर एग्जांपल ले लूं 3/2 तो ये आएगा 1.5, ठीक है। और अगर मैं इस चलो इसे भी लिख देते हैं, और अगर मैं 3/4 ले लूं तो मेरा एग्जांपल आएगा 0.75। क्यों? तो जैसे मैंने डिनोमिनेटर बढ़ाया मेरा वैल्यू 1 से कम होगा, तो ये आप समझ सकते हैं कि एफिशिएंसी में डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर बड़ी होगी, यानी ये वाला केस कब पॉसिबल होगा, ये वाला केस तब पॉसिबल होगा जब वी आर बड़ा होगा एमए से। क्लियर है? तो होपफुली ये वाली बात समझ में आई होगी कि जब वी आर बड़ा होगा एमए से तो एफिशिएंसी क्या होगी, लेस देन 1 होगी। और प्रैक्टिकल मशीन्स में, रियल मशीन्स में यही होता है, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, सो काफी हद तक बोर्ड ने हटा दिया है आपका लीवर, बट एप्लीकेशन ऑफ लीवर सिंपल डायग्राम्स अभी भी हैं, तो हम वही चीज को पढ़ते हैं। तो लीवर जो है वो आपका कितने बेसिस पे रह गया, अच्छा हाँ, ये जो है वो वाला लीवर नहीं है, ये लीवर है। तो ये 3 कैटेगरी में बसता है, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर और आपका थर्ड क्लास लीवर। और इसके लिए आप वर्ड याद कर लिए, फ्ली, FLE, फ्ली, ठीक है, फ्ली। तो क्यों याद करा रहे हो सर, देखते हैं। फर्स्ट क्लास लीवर जो होता है वो कुछ ऐसा होता है कि एफर्ट यहां होता है, फल्क्रम बीच में होता है और लोड यहां कहीं होता है। सेकेंड क्लास लीवर में लोड बीच में होता है, एफर्ट यहां होता है और फल्क्रम यहां होता है। और थर्ड क्लास लीवर में एफर्ट यहां होता है, लोड यहां होता है और फल्क्रम यहां कहीं भी बना लो, मर्जी हो तो कोने में, किसी भी कोने में। सर ये तो सिलेबस भाई पढ़ना है, और ये तभी अच्छा हो पाएगा जब आपके कॉमन एग्जाम्पल्स आप इसके करेंगे। तो अभी हम उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसके बेसिस पे फंक्शनिंग आगे कहां क्या क्या रखना है। अब व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय एफर्ट आर्म? एफर्ट आर्म इज द डिस्टेंस बिटवीन एफर्ट एंड फल्क्रम। एफर्ट आर्म इज द डिस्टेंस बिटवीन एफर्ट एंड फल्क्रम, जो अभी इससे पहले लिखवाया था, और वो था डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। वो एफर्ट ने कितना मूव करा, और एफर्ट आर्म एफर्ट से फल्क्रम की दूरी, ठीक है। अच्छा, ऐसी लोड से इसकी दूरी। अच्छा, अब जरा मुझे आप खुद बताइए, इसमें देख के पता चल रहा होगा ये फर्स्ट क्लास लीवर में ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो अभी तो देखने में लग रहा है छोटा है, फल्क्रम को यहां घिसका दो तो ये भी बड़ा हो सकता है। तो वही चीजें यहां पे हम पढ़ेंगे कि इसमें कोई भी बड़ा हो सकता है। इसमें एफर्ट आर्म भी बड़ा हो सकता है, लोड आर्म भी। मैकेनिकल एडवांटेज का मैंने फॉर्मूला ड्रॉप कर दिया, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, है ना, ये था फॉर्मूला आपका। अब देखो ध्यान से, इसमें कोई भी बड़ा हो सकता है, एफर्ट आर्म और लोड आर्म। एफर्ट आर्म बड़ा है और लोड आर्म छोटा है, क्योंकि दोनों बराबर हो सकते हैं। दोनों के केस में अगर एफर्ट आर्म मान लो x तो लोड आर्म भी x, दिखने में तो अभी दोनों बराबर है, तो उस केस में मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1 आ जाएगा। समझ में आ रही है? अब जब मैकेनिकल एडवांटेज बड़ा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, वो कैसे होगा? एफर्ट आर्म बढ़ा दो आप, एफर्ट आर्म आप क्या कर दो, बड़ा कर दो, यानी फल्क्रम को यहां से हटाकर यहां कहीं ले आओ। ये कॉपी कर लिया, ये कॉपी कर लेना, तीनों वीडियो पॉज करके कॉपी कर लेना, ठीक है। फल्क्रम को यहां से उठा के सर यहां लगा दो, तो ये देखो एफर्ट आर्म बड़ा हो गया, लोड आर्म छोटा हो गया, यानी ऊपर वाली वैल्यू बड़ी, नीचे वाली वैल्यू छोटी, तो MA इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अच्छा जी, यहां क्यों रख दिया? यहां से बेटा दो, यहां रख दो, तो एफर्ट आर्म छोटा हो गया, लोड आर्म बड़ा हो गया, तो MA इज लेस देन 1 हो जाएगा। होपफुली समझ में आ रहा होगा। नीचे वाले केस, तो इससे फायदा क्या है, ये क्यों कर रहे हैं? MA इक्वल टू 1, MA इज ग्रेटर देन 1, MA इज लेस देन 1, क्या फायदा मिल रहा है इन सबसे? फायदा है, MA जब इक्वल टू 1 हो जाता है, जब उसे कहते हैं चेंज इन डायरेक्शन। अभी इसका मतलब सब समझाऊंगा, पहले अभी लिख लो। MA इज ग्रेटर देन 1 को कहते हैं फोर्स मल्टीप्लायर, फोर्स मल्टीप्लायर, और इसको कहते हैं गेन इन स्पीड, जब उसका कम होता है। तो अभी तो चलो
मेरे पर ट्रस्ट करो और अभी के फिलहाल के लिए इन्हें लिख लो, समझ लो, ठीक है। जब एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 चेंज इन डायरेक्शन, एम इज ग्रेटर देन फोर्स मल्टीप्लाई एम इज लेस देन गेन इन स्पीड, ठीक है। अब इधर आते हैं, तो ये लोड आर्म है और ये एफर्ट, लोड एफर्ट और फलक्रम के बीच में, तो यहां भी हो सकता है। अगर मैं यहां भी बना दूं, लोड, तो लोड आर्म एफर्ट आर्म से तो हमेशा छोटा ही रहेगा, क्योंकि एफर्ट तो कोने में लगना चाहिए और वो इन दोनों के बीच में, तो लोड आर्म तो हमेशा छोटा रहेगा एफर्ट आर्म से। इसमें लोड आर्म ऑलवेज लेस देन एफर्ट आर्म, ठीक है। अब फ्रैक्शन अगर आपको स्ट्रांग है तो आप मुझे बताइए, एफर्ट आर्म बड़ा है, लोड आर्म छोटा है, एफर्ट आर्म इज ऑलवेज ग्रेटर देन लोड आर्म, तो एफर्ट आर्म ऊपर और एक ऊपर बड़ी वैल्यू नीचे छोटी वैल्यू, तो एम यानी रेशियो जो है या इनका फ्रैक्शन जो है वो क्या ग्रेटर देन 1 ही आएगा हमेशा। 4/3, 1.3, 1.3333, 5/4, 1.25, तो ये सब आंसर इस तरीके से आएंगे। इसमें देख लो, इसमें एफर्ट ये रहा, लोड एफर्ट आर्म छोटा है, एफर्ट को यहां तक भी ले जाऊंगा तो एफर्ट आर्म छोटा रहेगा, लोड आर्म बड़ा रहेगा, तो इसमें एफर्ट आर्म इज लेस देन लोड आर्म, तो एम ए की वैल्यू लेस देन 1 होगी। एम ए की वैल्यू ग्रेटर देन, इसमें एम ए की वैल्यू लेस देन, एम ए की वैल्यू ग्रेटर देन यानी ये फोर्स मल्टीप्लायर, ठीक है, और ये स्पीड गेन अप। अब इसका मतलब समझाऊंगा, तो होपफुली ये बात समझ में आई या नहीं आई। तो फोर्स मल्टीप्लायर क्या है, नाम से पता चला फोर्स को मल्टीप्लाई करता है, अभी देखेंगे प्रैक्टिकली कैसे करता है। और स्पीड गेन है, स्पीड गेन का भी काम कराता है, प्लस जहां मुझे फोर्स को कम करना होता है तो इसका मतलब वो गेन इन स्पीड वाला कॉन्सेप्ट हो गया, क्योंकि फोर्स मल्टीप्लाई तो फोर्स बढ़ाएगा, बट मुझे फोर्स कम करना है तो वो कौन करेगा, गेन इन स्पीड ही करेगा, ठीक है। फोर्स जब भी हम कहते हैं पहाड़ों पे चढ़ना होता है तो हमें ताकत चाहिए होती है चढ़ने के लिए, तो गियर कम करते हो आप गाड़ियों के, क्योंकि वहां स्पीड नहीं चाहिए, वहां आपको ताकत चाहिए। जब स्पीड बढ़ाते हो तो ताकत नहीं होती उसमें, वो सिर्फ टायर घूम रहे होते हैं तेजी से, फोर्स नहीं लग रहा होता उसमें, दम नहीं लगा रहा होता, स्लिप मार जाता है, ठीक है। ये बच्चों को पता होगा, मोस्टली लड़कों को तो पता ही होगा, ठीक है। अब जो बाइक चलाते हैं, ऐसा नहीं है गर्ल्स को नहीं पता होगा, जो लड़कियां स्कूटी चलाती है उन्हें पता होगा, ठीक है, वैसे स्कूटी वाले बाइक, ठीक है। तो होपफुली ये चीज समझ में आई होगी। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन ऑल दिस थिंग। सो उसे समझने के लिए जो अभी हमने करा, इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल को कंसीडर करते हैं कि एक पत्थर था जो रोड के किनारे पड़ा था या रोड पे पड़ा था, बहुत बड़ा पत्थर था और किसी में दम नहीं हो पा रहा था कि भाई कैसे हटाए। बहुत साल पहले की बात है, क्रेनें नहीं चलती थी, वरना कोई तुम कहते हो सर जेसीबी बुला लो, नहीं तो जेसीबी वाली बात नहीं है, बहुत टाइम पहले की बात है। तो वहां पे किसी बच्चे ने पढ़ाई करी थी थोड़ी सी फिजिक्स, तो उसने कहा ये कोई बड़ी बात है, तो बच्चे लोग हैरान हो गए, भाई इतना सा बच्चा ऐसी बात बोल रहा है। तो उन्होंने क्या करा, ये पुराने गांव के जो लोग हैं तुम्हारे घरों में रहते हैं, ये अंकल दादा पापा, ये लोग अप्लाई करते हैं फिजिक्स, बट उसके टेक्निकल टर्म्स नहीं जानते। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कि उस लड़के ने बोला अंकल मुझे डंडा ला के दो लंबा सा, तो सबने डंडा ला के दिया। उन्होंने बोला अंकल इसके नीचे डालो डंडा, उन्होंने डाल दिया डंडा नीचे भैया, जैसा लड़का बोल रहा था। तो अब निकाले, अरे निकल नहीं रहा बेटा, तो उन्होंने कहा अरे रुको आप गलत कर रहे। फिर उसने यहां पे लगाई ईंट, एक ब्रिक, समझ में आई बात ही नहीं। ऐसे करके उसने फर्स्ट क्लास लीवर बना दिया। देखो ये फलक्रम, अब यहां से वो लगाने वाला है एफर्ट, और यह था उसका, यहां पे इस पॉइंट पे था लोड। समझ में आई बात या नहीं आई? होपफुली समझ में आ रहा होगा। अब इमेजिन करो ये पत्थर था, मास था इसका 100 किलो, इसलिए किसी कोई आदमी इसे उठा नहीं पा रहा था, या 500 किलो, ठीक है। लकड़ी मोटी सी लगाई है उसने। अब ये जो डंडी इसने यहां फंसाई, वो फंसाई उसने 2 फीट या मीटर, जो भी मिल रहे हैं ले लो, या 2 मीटर या 1 मीटर, चलो 1 मीटर इसने यहां फंसा दी। और ये इसने लिया अपने लिए कम से कम 5 मीटर,
अब ये काफी ऊंचा पहुंच गया, तो उसने 2-4 अंकल की मदद ली कि अंकल आप ऊंचे हो, आप पकड़ना है ऐसे। तो देखते हैं लड़के को कितना एफर्ट चाहिए इसको निकालने के लिए। भैया देखो 500 किलो का लोड है, उसको निकालना है। लॉजिकली देखा जाए तो 500 किलो चाहिए होता है। आपने फर्स्ट चैप्टर में फिजिक्स में पढ़ा होगा कि भाई जितना वेट होता है 500 इंटू 10 जो ग्रेविटी होती है या 9.8, उतना वेट चाहिए होता है उसे लिफ्ट करने के लिए। तो हमें कम से कम इतना तो चाहिए। तो हमने क्या बोला कि भैया हमारा प्रिंसिपल ऑफ लिवर कहता है एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म इक्वल्स टू लोड इंटू लोड आर्म। ये हमने तो पहले ही पढ़ा है सर। हाँ बिल्कुल पहले ही पढ़ा है। एफर्ट निकालना है, एफर्ट आर्म 5, लोड 500 इंटू लोड आर्म 1, एफर्ट इक्वल टू 500 1 जा 1 5। तो एफर्ट क्या है 100 किलो। अगर मैं फोर्स क्या तो kgf, अगर 5 kgf लगा लो मास, ठीक है। ये जो लोड है वो है 500 kgf। तो सिर्फ 100 किलो का बंदा अगर उसे खींचेगा तो हो जाएगा। अगर मैं इसी को 5 की जगह 10 ले लेता तो 0 से 0 कट के सिर्फ और सिर्फ आपका क्या रह जाता 10, यानी 10 किलो। यानी एक छोटा बच्चा जो कि 5th से 6th में जाता है, 10 किलो तो वजन उसका होता है, उसे भी डंडे पे टांग दोगे तो कर लेगा। तो अब तो मेरे हिसाब से जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि गैलीलियो ने बोला गिव मी अ लॉन्गेस्ट रॉड एंड आई कैन लिफ्ट द वर्ल्ड, वो कॉन्सेप्ट ऑफ समझ में आ रहा होगा। ये वर्ल्ड मान लो जो कि कई हजार लाखों टन के, बट वो रॉड जितनी लंबी करते जाएंगे उतना ही ईजी होता चला जाएगा उनके लिए उस वर्ल्ड को लिफ्ट करना। तो ये पत्थर जो कि 500 किलो का था वो कुल 100 ग्राम की फोर्स से निकल गया। अगर इसको और बड़ा कर दें यानी 5 मीटर की जगह हम इसे 10 मीटर ले लें तो ये 0 से 0 भी कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? 5 तो हो जाएगा, 10 0 से 0 भी कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ ये 10 किलो फोर्स रह जाएगा। यानी एक बच्चा भी इसे खींच सकता है बड़े प्यार से। तो होपफुली समझ में आ रहा होगा कि फिजिक्स किस तरीके से डील करती है और डेली लाइफ में हमारे होती है। बस उसे हमें देखना होता है, महसूस करना होता है। तो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को अपने डेली लाइफ में लो और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस करा करो, उसको एक्सप्लोर करा करो। फिजिक्स जिस बच्चे के लिए हार्ड है, प्लीज इस चीज को एग्जामिन करो, इस चीज को फील करो कि फिजिक्स जब तक आप देख नहीं पाओगे आसपास तब तक नहीं होगी। ठीक है? तो होपफुली ये चीज समझ में आई होगी। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, क्वेश्चन अपनी तरफ से बना लेना। ओके, तो अभी आपने देखा मैंने जो डायग्राम बनाया था वो फर्स्ट क्लास के लिवर का था क्योंकि फलक्रम बीच में था। और आपने एक और चीज देखी अगर ध्यान से, तो एफर्ट आर्म उसमें बड़ा था और लोड आर्म छोटा था, इसलिए मैकेनिकल एडवांटेज अगर हम देखें तो ग्रेटर देन 1 था। अगर मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 था तो इसका मतलब क्या? मैकेनिकल एडवांटेज अगर ग्रेटर देन 1 था इसका मतलब फोर्स मल्टीप्लायर था, और यही तो हुआ। उसने लगाया 100 किलो और वो मल्टीप्लाई हो गया और उसने 500 किलो का लोड को उठा लिया। तो ये कहलाता है फोर्स मल्टीप्लायर। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अभी आपकी स्क्रीन पे एक फोटो आ रहा होगा, पिक आ रहा होगा, जिसमें बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, जिसमें एक प्लायर है, एक स्पेड टर्निंग सॉइल है यानी जो फावड़ा जिससे हम वो निकालते हैं, फिर आपके सीजर्स दिख रही होगी, आपको सीसॉ दिख रहा होगा। अलग अलग एग्जाम्पल्स है, इसका अलग अलग रोल है। कोई चीज फोर्स को मल्टीप्लाई करती है, कोई चीज आपके स्पीड गेन है यानी फोर्स को मिनिमाइज करती है क्योंकि पेपर कट करते समय आपको नहीं ताकत चाहिए। सो मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आई होगी फर्स्ट क्लास के लिवर। तो इसमें तीनों चीजें होती है, इसमें आपका फोर्स मल्टीप्लायर भी होता है, इसमें स्पीड गेनर भी होता है और इसमें आपका चेंज इन डायरेक्शन भी होता है। ठीक है? तो होपफुली ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से डील करता है, किस तरीके से चीजों को चलाता है, क्योंकि जब ये चीज समझ में आएगी वो आपके लिए इजी होगा। ठीक है? लिवर का ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि सिलेबस से हट गया, बट मैं इतना तो टच जरूर करूंगा। सेकंड क्लास के लिवर में हम आते हैं। सेकंड क्लास के लिवर का मैंने बेसिक डायग्राम आपको बता दिया था। सेकंड क्लास के लिवर में क्या बीच में होता है? एफ एल लोड बीच में होता है। तो अगर सेकंड क्लास के लिवर की हम बात करें तो आप लोगों ने कई बार बोतल ओपनर से खोला होगा, तो
तो वहां पे लोड बीच में आता है। कैसे वो लोड बीच में आता है वो आपको समझा देता हूं कि एक अगर ओपनर है और आप इसे यहां फंसाते हो ओपनर को, और ऐसे ये दांत लगा होता है और ये इस तरीके से कुछ होता है, तो ये चीज तो फलक्रम हो जाती है। यहां से आप जब खींचते हो तो ये एफर्ट हो जाता है, और जब ये यहां, सॉरी मैंने गलत फंसा दिया, और जब ये यहां जाके फंसता है इसमें ऐसे, तो ये इस ढक्कन को उठा रहा है, यानी ये लोड हो जाता है नीचे की तरफ जो से पकड़े हुए। समझ में आया? तो ये जो हो गया ये आपका सेकंड क्लास लीवर हो गया। इसके अलावा प्लायर हो गया, प्लायर करो सॉरी, नट कटर हो गया, जो बहुत पहले के लोग देखा ना वो क्या कहते थे उसे, जो उसमें डलती है पान वान में डलती है, उसे काटते थे, कत्था, उसे काटते हैं। वो कैसे काटते हैं, वो ऐसा कुछ होता है कि ये कैसा होता है, ऐसे 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 लिखा होता है, यहाँ भी होता है, यहाँ से भी ऐसे 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 होता है, यहाँ पे बीच में फंसाते हैं और पट पट बोलता है। और ऐसी अखरोट फोड़ने वाला भी होता है, और आपका नींबू का रस निकालने वाला स्क्यूजर भी सेम ऐसा ही इसी प्रिंसिपल बेस्ड होता है, क्योंकि बीच में क्या लग जाता है, तो मैं उसकी बात करूं तो वो ऐसा होता है कुछ, ठीक है, यहाँ पे नींबू लगने के लिए गोल सा एक बना होता है, फिर इसका एक ऐसा ढक्कन ऊपर भी होता है, ठीक है, यहाँ भी इसका गोल सा बना होता है, यहाँ भी डंडा होता है, यहाँ भी ऐसा होता है। तो यहाँ पे जब आप नींबू रख देते हो तो ये लोड हो जाता है, ओ सॉरी लोड, यहाँ से ये जुड़ा हुआ है तो ये फलक्रम, और यहाँ से जब इसे दबाते हो तो ये एफर्ट, तो देखो लोड बीच में आ गया। और देखो इन सब में लोड बीच में यानी एफर्ट ज्यादा है, तो आप कभी अखरोट को लेकर हाथ से तोड़ने की कोशिश कर लेना, कभी नहीं टूटेगा, ठीक है। नींबू का आप हाथ से निचोड़ लो, सारा रस नहीं निकलेगा, बट नींबू निचोड़ने वाले से सारा रस निकले। कत्था जो इतना छोटा होता है उसे तोड़ने की कोशिश करो, दांत से टूट जाएगा, यहाँ हाथ से तोड़ लो नहीं टूटेगा, बट इस नेट क्रैकर से आप 10 दबाओ वो टूट जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं डेली, और बट पता नहीं था ये क्या है, तो उसमें क्या होता है, फोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। एंड द लास्ट इज योर स्पीड गेनर, जो कि हम लोग यूज करते हैं, जिसमें हमारे क्या बीच में होता है, आपके स्क्रीन पे फोटो आ रहा होगा, एफर्ट बीच में, इसमें फुट पेडल दिख रहा होगा, शुगर टोंग दिख रहा होगा, नाइफ का कटिंग है, और स्पेड लिफ्टिंग अ लोड, यानी जो फावड़ा जो उसमें हम लोग ऐसे डालते हैं, जो छोटे फावड़े होते हैं ना जिसमें पकड़ के ऐसे डालते हैं, तो यहाँ ये जो मैं लगा रहा हूं, दिस वन इज योर FLE, तो ये दिस वन इज योर फलक्रम, दिस वन जो आगे उठा रखा है लोड, यानी वो कुछ ऐसा होता है, इस तरीके से हत्ती बनी होती है, ये पकड़ने का डंडा सा मान लो, और फिर यहां से जिसमें हम कोयला रखते थे कोल, और यहां से हम इसे पकड़ते हैं, दिस वन इज अ फलक्रम, यानी ऐसे पकड़ के ऐसे उठा के जब ये डालते हैं, ठीक है, तो हम यहां से तो फलक्रम की तरह डील करता है ये ऐसे ऐसे, और इधर से पकड़ते हैं और इधर से हम लोड आगे होता है वो हम डालते हैं। सही है? तो दीज आर द एग्जाम्पल्स जो आपको पता होने चाहिए कि ये किस तरीके से डील करते हैं, क्या डील करते हैं, कैसे इसमें लोड एफर्ट किस तरीके के बेसिस पे होता है। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे बताना, मैं लिवर की एक एक्स्ट्रा एक वीडियो बना दूंगा, जिसे देखना होगा कॉन्सेप्ट बेसिस पे, अपने आप को क्लियर करने के लिए चाहिए होगा तो वो देख सकता है। अदरवाइज ये अभी मैं सिर्फ उतना बता रहा हूं कि जितना आपको आइडिया लग जाए कि क्या है। कि ह्यूमन बॉडी वाला उन्होंने एग्जाम्पल हटा दिया, बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी आपकी स्क्रीन पे नोडिंग ऑफ हेड की फोटो आ रही होगी, वेरी गुड आ रही है। नोडिंग ऑफ हेड में आप देख रहे होंगे कि जो आपके जॉ का एरिया होता है ये लोड है, बीच वाला जो गर्दन है वो फलक्रम है, और पीछे से जो एफर्ट लगता है। अब ठीक है, ओके, अब मुझे देखिए, जो मैं ये वाला जो पोर्शन मेरा गया है, ये जो पीछे से आता है, ये अगर आप यहां छू के देखेंगे तो यहां खिंचाव महसूस होगा, तो ये खिंचाव यहां आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो वेन्स मॉडल ऑब्लिगेटस हो जाती है ये देती है, और ये यहां शोल्डर बोन के नीचे वाला जो पोर्शन होता है इससे जुड़ी हुई होती है। तो ये अगर गर्दन के पीछे से एक हिस्सा जा रहा होता है वो ऐसे ऐसे करके हिलाता है आपको, तो एफर्ट तो ऑब्वियसली आपका यहां कहीं से लग रहा है, ठीक है। लोड अगर माइंड का सारा पोर्शन यहां कहीं होता है तो वो बीच में हो गया, एंड योर फ्रंट पार्ट, ठीक है, ये लोड, ये भारीपन, और यहां गर्दन जो यहां से जुड़ी हुई है, यहां अंदर गले के बीच में, ये फलक्रम हो गया। तो फलक्रम दिस वन, या इसका जो बीच में यहां कहीं आपका लोड, तो लोड तो यहां हो गया, फलक्रम सेंटर में हो गया, और पीछे से लग रहा एफर्ट। तो एफर्ट, फलक्रम, बीच यानी ये वाला पॉइंट जो सेंटर में होता है, एंड लोड जो आपके बीच में यहां कहीं होगा। तो
इस बेसिस पे ये फर्स्ट क्लास लीवर हो जाता है। फिर एक और एग्जांपल की फोटो आ रही होगी, कोई वेट अगर हम पाम पे ले लें तो वेरी गुड, उसकी फोटो में क्या दिख रहा है कि पाम पे हमने अगर कोई चीज को ले रखा है तो लोड आपका ये होता है, एफर्ट आप बीच से लगा रहे होते हो और फल का नीचे। तो अगर कोई चीज आप ऐसे पकड़े हुए हो तो लोड तो ये हो जाएगा, एफर्ट यहां पे, क्योंकि ये नसें खिंच जाती हैं, ये वाली जो नसें होती हैं ये खिंची हुई होती हैं अगर आप लोड कहीं डालते हो, और फलक्रम ये, अब ये ऐसे उठाने वाले की बात कर रहा है, समझ में आ रहा है? ये ऐसे, ऐसा नहीं, ऐसे कि कोई चीज आप डंबल उठा रहे हो तो जब आप डंबल उठाते हो तो आप देखते हो ये वाली चीजें हार्ड हो जाती हैं जब आप उठा रहे होते हो। फील करके देखना, कभी ईट उठाना तो यू कैन इजिली फील इट कि ये चीज हार्ड हो गई। एंड दिस वाली जो फलक्रम, तो ये कौन सा लीवर हो जाता है? FLE। तो एफर्ट बीच में आ रहा है, तो अगर एफर्ट बीच में आ रहा है तो थर्ड क्लास लीवर। और लास्ट जो आपका एग्जांपल आ रहा होगा, जब आप खड़े होते हो ऐसे उचकते हो, उसका डायग्राम आपको दिख रहा होगा। तो जब आप उचकते हो फ्रंट एजिस पे, तो जो आपका पोर्शन है ऐसा, तो जो ये है टिप जो जमीन से टच है वो कहलाता है आपका फलक्रम। जो हिस्सा ऊपर गया वो है लोड। ऑब्वियसली जब आपको थाइस के जॉइंट से वो खींचती है ऊपर की तरफ, उस पर पेन मिलता है तो वो एफर्ट। सो यहां पे आपके बीच में क्या आ गया? लोड FLE। तो ये सेकंड क्लास लीवर। तो फर्स्ट इज योर हेड, जब नोडिंग ऑफ हेड करते हैं फर्स्ट क्लास लीवर आता है। सेकंड क्लास लीवर आपका पैर जब आप ऊपर उठते हो, और थर्ड क्लास लीवर जब आप किसी चीज को ऐसे उठाते हो पाम के जरिए। ठीक है, इसके बाद एक बोट वाला भी एक एग्जांपल है जो आपको मैं समझा देता हूं। बोट में क्या होता है बेटा, जब आप राफ्टिंग पे जाते हो, जब बोट पे राफ्टिंग पे जाते हो तो आपको वो छोटा वाला चाबुक देते हैं, यानी जो उसको चलाने वाला जो पैडल होता है वो छोटा होता है। और जब आप बड़ी बड़ी बोट जो पहले चलती थी, शिप चलते थे, उनको सेलर्स चलाते थे, तो वो कैसे होते थे? वो दोनों के बताता हूं एग्जांपल। कि जब बोट ऐसे होती है, ठीक है, तो ऐसे होता था ये कुछ। तो देखो ये यहां से कुंडा होता था पहले शिप्स पे, जिसमें फंसा होता, तो यहां से बंदा एफर्ट लगाता था, ये लोड होता था। ठीक है, ओ सॉरी मैंने थोड़ा ज्यादा बड़ा बना दिया, ये बनाना था बड़ा। ठीक है, तो ये शिप अगर बहुत बड़ा है तो आप समझो कि ये बहुत बड़ा दूर निकलता था और डायरेक्ट यहां पानी में चला जाता था, और ये ऐसा। तो यहां जो कुंडा है ये फलक्रम का काम करता था, ये लोड और ये एफर्ट। और यहां पे 2-3 लोग बैठ के इसे खींचते थे, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन में आप देख सकते हो। तो ये लोड जब पीछे ऐसे खींचते थे तो ये लोड और ये लोड आर्म, और ये एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म, ये एफर्ट आर्म बड़ा रखते थे। तो ये कौन से क्लास का लीवर हो जाता था? फर्स्ट क्लास लीवर। ज्यादा सोचना नहीं है, फर्स्ट क्लास लीवर है क्योंकि फलक्रम बीच में। बट जो कि हम अब रियल लाइफ में करते हैं, राफ्टिंग जो हम लोग कर सकते हैं, हम देखने जाते हैं, तो अगर ये बच्चा है तो ये कुछ ऐसा होता है, ये चाबुक होता है। तो यहां पर आप इसे पकड़ते कुछ ऐसे हो कि एक हाथ आप यहां लगाते हो और एक हाथ आप तुम यहां लगाते हो। ठीक है, तो अब बहुत ध्यान समझना कि कैसे वर्किंग होती है। ये वाला हैंड तो आप ऐसे पकड़ते हो, ये वाला आप हाथ ऐसे पकड़ते हो, और ये ऐसे चलता है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाऊं तो ये कुछ इस तरीके से चलता है। क्लियर है? तो ये फिक्स रहता है और ये आप ऐसे लेते हो। तो दिस इज योर फलक्रम, ये आपको ताकत लगा रहा है, तो दिस वन इज योर एफर्ट। और वो तो ये फलक्रम की तरह ट्रीट होता है, ये एफर्ट और ये लोड। तो अगर आप खुद बताओ, एफर्ट बीच में है, FLE, E थर्ड क्लास लीवर। तो ये वाला जो बोर्ड जिसमें पैडल छोटा होता है वो कौन सा कहलाता है? स्पेड जो छोटा होता है ये कौन सा कहलाता है? थर्ड क्लास लीवर। और जिसमें बड़ा होता है वो कौन सा कहलाता है? फर्स्ट क्लास लीवर। तो ये इस बेसिस पे भी क्वेश्चन आते थे पहले। मोस्ट प्रॉब्ली शायद इस बार से नहीं है, बट क्योंकि लीवर की नॉलेज रखनी इंपॉर्टेंट है, तो ये प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि अगर आपको लीवर के लिए एक एक्स्ट्रा वीडियो चाहिए तो मैं उसके ऊपर। एक्चुअली मेरा कॉन्सेप्ट यही था कि मैं आपको मैकेनिकल एडवांटेज और इनमें रिलेशन के ऊपर एस्टेब्लिश कराऊं और पता रहे कि आपको क्या रिलेशन है, किस तरीके से बेसिस पे होगा और कैसे है। ठीक है, इसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे डील होता है। एफर्ट क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म, और लोड इंटू लोड आर्म क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड को एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म क्यों लिख लेते हैं, वो भी मैंने आपको ट्रायंगल के बेसिस बताया, सिमिलैरिटी के बेसिस पे होता है।
प्रिंसिपल ऑफ लीवर क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ मशीन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये भी मैंने आपको बताया। एफिशिएंसी आइडल मशीन की 1 होती है और प्रैक्टिकल की लेस देन 1 होती है, तो वहां मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर होता है, वो लेस देन होता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं सब कुछ समझ में आएगा। ऑब्वियसली अगर कोई चीज की कमी रह गई है तो प्लीज कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप मुझे वहां बता सकते हैं। सेकंड, वो चीज जो मुझे आपको बतानी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज, कि अगर आपको लगता चाहिए कि सर मुझे एक्सरसाइज की भी वीडियो चाहिए, हमें चाहिए कि आप एक्सरसाइज की भी हमें कराएं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि एक्सरसाइज की आपको वीडियो करनी है। और स्पेशली कंसाइंस की बुक में अगर कोई डाउट है या कोई भी क्वेरी है फिजिक्स की, तो आप मुझे बताइए। वो क्वेश्चन मैसेज मुझे दे सकते हैं कमेंट में, अगर आप दे सकते हैं, लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कुछ बच्चे लिखते भी, मैं उनको रिप्लाई करता हूं, तो प्लीज 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 मुझे दीजिएगा, क्योंकि मुझे आप सभी के सजेशन की बहुत जरूरत है। और अगर आपको अच्छा लगा तो इस पर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप न्यू हैं, और प्लीज 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 शेयर करिए, जिससे ये और बच्चों तक पहुंच सके, जहां जहां ये बच्चे नीडी हैं उन तक को। क्योंकि अगर आप देख रहे हैं तो मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स बहुत नए बताए हैं जो शायद आपके स्कूल्स में आपको नहीं होता, बट ऑब्वियसली स्कूल टीचर्स आपके लिए बहुत हार्ड एफर्ट कर रहे हैं। तो नाइस अप्लॉज फॉर ऑल द टीचर्स, दोज हु आर गिविंग देयर बेस्ट to educate you. So please respect your teachers and respect your elders and be safe at your home. Thank you.